यस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर मैं प्रशांत कुमार मिश्रा यहाँ पर आज आपको 4th सेम का पार्ट नंबर 17 का आपका जो है हिंदी की संपन्नता, ये मैं आपको बता रहा था। और यही वाले पार्ट में आज आपको मैं बताऊंगा कि आपको जब आप हिंदी के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो आता है हमारी शुद्ध वर्तनी। वर्तनी का तात्पर्य है वर्ण विन्यास से। किसी भी भाषा का कोई भी ध्वनि चिन्ह वर्ण है, और वर्ण जब हम उसको बोलते हैं तो हम जो बोलने के बाद जो आवाज़ आती है हम उसको कहते हैं, उसको चाहे साउंड कह लें चाहे उसको ध्वनि कह लें, ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को जब हम लिखित रूप में जो हम प्रस्तुत करते हैं तब वह आपका वर्ण कहलाता है। तो दो भिन्न भाषाओं में ध्वनि साम्य तो हो सकता है, किंतु वर्ण साम्य नहीं हो सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य अगर हम किसी भाषा को पढ़ रहे हैं तो वापस जो साउंड होंगी वो तो हमें सेम तुमको हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल सेम हमें वर्ण देखने को मिले तो यह संभव नहीं हो पाता। और वर्णों का जो होता है जो समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और मातृ भाषा हिंदी की जो वर्णमाला है वह आपकी देवनागरी कही जाती है। और बहुत सारे भाषा वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि विश्व की सभी प्रचलित जितनी आपकी लिपियाँ हैं उन सब में देवनागरी सबसे वैज्ञानिक लिपि है और सबसे प्राचीन लिपि है। और वह यहाँ पर हम मातृभाषा हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा ही अपनी कॉपी पर उसको प्रस्तुत भी करते हैं। जन साधारण में हिंदी बहुत प्रचलित है, अतः कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम वर्णों का उच्चारण अपनी हम आराम के साथ भी उसको कहते हैं। और यह एक विशेष प्रकार से करते हैं, जैसे स्कूल, स्टेशन, प्लेटफार्म, मिशनर आदि। और जब हम उसको कॉपी पर लिखते हैं तो जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख दिया जाता है। तो यह भाषाभाषी यह जानते हैं कि यह यहाँ वर्तनी सही नहीं है, और कभी कभी आपके शब्दों को तोड़ मोड़ कर भी बोलते हैं, जैसे बहियाँ, पैयाँ, तबियाँ आदि। और लिखते समय हम उसको वैसा कॉपी पर लिख भी देते हैं। तो कहा जाता है कि हिंदी में वर्तनी की जो सही जो मानक होते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। लिए, चाहिए, गए, आई जैसे वर्णों को लेकर हिंदी की वर्तनी पर भी कभी कभी ताने कसे जाते हैं। किंतु यह बात हाई स्कूल का छात्र भी अच्छी तरह के जानता है कि वर्तनी के विषय में जितने दोष अंग्रेजी भाषा में हैं उसका एक पार्ट भी हिंदी में नहीं है। हिंदी की वर्तनी पर विद्वानों का अवश्य विचार करना चाहिए और भाषा में बिल्कुल एक जैसा रूप लाने का प्रयास भी करना चाहिए। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हिंदी में वर्तनी के संबंध में हम कोई भी लापरवाही या कोई भी शक या कोई भी वहम अपने मन में पालें। तो जो भी हिंदी में हम काम करें उसकी वर्तनी के बारे में हमें पता हो और वर्तनी के बारे में हम मेहनत से जानते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्वाभाविकता। बहुत से लोग हिंदी को बनावटी भाषा कहकर उसका उपहास करते हैं और वो कहते हैं कि ब्रज, बुद्धि, भोजपुरी, बुंदेलखंडी ये सब आपकी स्वतंत्र भाषाएं हैं और वे हिंदी से दूर हैं। खड़ी बोली में जिस प्रकार मेरठ या दिल्ली के आसपास की बोली मिलती है, यह हिंदी उससे भी भिन्न है। हिंदी के क्षेत्र में यदि कोई जनपदी भाषाओं को निकाल दिया जाए
तो हिंदी में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं बचता है। और यह कैसी विचित्र बात आपकी प्रस्तुत की जाती है कि विश्व के सभी देशों में साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा में फर्क होता है, किंतु यहाँ नहीं है। साहित्यिक भाषा के भी कई रूप होते हैं। अंग्रेजी का जो रूप इंग्लैंड में प्रचलित है वह अमेरिका में प्रचलित नहीं है, और कनाडा की अंग्रेजी भी इंग्लैंड से भिन्न मानी जाती है। अमेरिका और कनाडा के विद्वान अपने अपने देश काल और वातावरण परिस्थितियों को देखकर अंग्रेजी की वर्तनी तथा उसमें वाक्य विन्यास को देखते हैं, और वह अपनी भाषा के सामने इंग्लैंड की अंग्रेजी को महान नहीं मानते। और यहाँ पर भी फर्राटे के साथ 19वीं आपकी सेंचुरी में अंग्रेजी बोलना ही बहुत बड़ी विद्वत्ता का मानक इसमें माना गया, और इंग्लैंड में भी बोलचाल और अंग्रेजी और साहित्यिक अंग्रेजी में बहुत फर्क है। वेल्स जैसी विकसित भाषा को भी बोली का स्तर प्राप्त है। ब्रज और विधि में सूर और तुलसी का उच्च कोटि का साहित्य प्राप्त है, किंतु सूर के पद केवल ब्रज की संपत्ति नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की हैं, और समस्त हिंदी भाषी के कोने कोने तक जहाँ जहाँ तक सूरदास का प्रचार प्रसार है वहाँ तक कोई भी व्यक्ति सूर के पदों से दूर नहीं है, वंचित नहीं है। और संपूर्ण उत्तर भारत के अनपढ़ ग्रामीणों के मुख से भी हम गोस्वामी तुलसीदास के दोहे, चौपाइयाँ, सोठा हम सुनते रहते हैं, और यह विषय भी अधिक ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि जनपदीय भाषाओं के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति मातृभाषा के बहुत पास हैं। और हिंदी का जो साहित्यिक जो रूप है वह विकसित हो रहा है, और विकसित होने के साथ साथ हिंदी की बोलियों का भी योगदान है, वरना बंगला, मराठी, गुजराती भाषाओं का कुछ ना कुछ हिंदी के लिए भी योगदान है। यह भाषा बनावटी ना होकर प्राकृतिक आपकी रीत से देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित स्वाभाविक भाषा है। तो कहा जाता है कि हिंदी जो है वहाँ पर कोई भी हम उसमें बनावट का प्रयोग नहीं करते, जो भी आता है हम उसको अपने मन से स्वभाव से पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी हिंदी की व्यापकता। तो कुछ लोग हिंदी को बहुत छोटे भूभाग की भाषा बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरठ के पास बोली जाने वाली भाषा ही हिंदी है। उनके मस्तिष्क में अड़ी बोली की बात ही बनी होती है। एक छोटे से स्थान और उसकी आंचलिक भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव कैसे दिया जा सकता है, यह वे अपनी दलील प्रस्तुत करते हैं। किंतु ये वाले तर्क की भी परीक्षा कर ली जाए, ये कैसे वो कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं, वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है खड़ी बोली, नंबर 2 पे बांगरू, नंबर 3 पे ब्रजभाषा, नंबर 4 पे कन्नौजी और नंबर 5 पे बुंदेली। और इन 5 बोलियों को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम मानते हैं। नंबर 6 पर आती है अवधी, नंबर 7 पर बघेली, नंबर 8 पर छत्तीसगढ़ी, है ना। और उपयुक्त तीनों बोलियों को पूर्वी हिंदी के तहत में रखा जाता है। मतलब जो हिंदी पश्चिम में बोली जाती है वो 5 हैं, जो पूर्वी में बोली जाती है वो 3 हैं। और मैथिली, मगही, भोजपुरी पर तीनों बोलियों को बिहारी नाम दिया जाता है। उसके बाद नंबर 12 पे मेवाती, अहिरवाटी है, मालवी है, जयपुरी हाड़ौती है और मारवाड़ी मेवाड़ी है। और इन चारों बोलियों को प्रायः हम आपके राजस्थानी का नाम देते हैं। और पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, ये तीनों बोलियां पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत रखी जाती हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो उपयुक्त बोलियां वंशों से विकसित हुई हैं, और इनके जो भी मुहावरे और जो भी लुक्तियाँ जो बनाए गए हैं पश्चिमी हिंदी में अर्थात कारक का ने प्रसर्ग पूर्वी हिंदी में नहीं है। मतलब पूर्वी हिंदी में ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता।
किंतु इन भिन्नताओं के होते हुए भी भारत के मध्य भाग की भाषा ही कही जाती है। किंतु जैसा ही इसके तय में पहले कहा जा चुका है, देखिए स्वाभाविकता मैं जो हमने आपको पॉइंट बताया था वह यही संदर्भ में भाषा के सर्वेक्षण की भूमिका में निम्नलिखित जॉर्ज एरियसन एक विद्वान हुए हैं, वह कहते हैं कि यह कहा जाता है कि सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त आठे में बंगाल और पंजाब के बीच अनेक स्थानीय बोलियों से केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। एक दृष्टि से यह बिल्कुल ठीक है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सभी जगह हिंदी और हिंदुस्तानी प्रशासन की भाषा है। ग्रामीण स्कूलों में यह ज्ञान का माध्यम है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस क्षेत्र के लोग द्विभाषा भाषी हैं और शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार नहीं होती। ये लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य में जब इन भाषाओं को स्वीकार करें तो वहाँ पर कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम पैदा हो। और यह सब होते हुए भी तथाकथित हिंदी की इन बोलियों को जब भाषा शास्त्री परीक्षा करता है तो उन्हें समूह के अंतर्गत लाने वाले अथवा उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करता है और इनके मुहावरों तथा गठन में उससे अधिक फर्क हमें अंतर्भेद देखने को मिलता है। जॉर्ज एरियसन के मित्र बिहारी के बारे में वो लिखते हैं कि यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य के दौर में अयोध्या के बादशाह रामचंद्र ने मिथिला और आधुनिक उत्तरी बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता के साथ विवाह किया था और बिहार का मुख उत्तर पश्चिम की ओर रहा। बंगाल की ओर तो उस पर दुश्मनीपूर्ण आक्रमण ही होते रहे। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी का ही एक रूप मानते हैं। मतलब बिहार में जो भाषाएं प्रस्तुत हुई वो हम उनको हिंदी का ही एक रूप मानते हैं। और पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में हरियाणा तक, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर मध्य में विंध्याचल पर्वत तक सारा भूभाग हिंदी क्षेत्र का ही है। ये सारा भाग हिंदी का ही कहा जाता है। और हम ये भाषा के भी बोलियों के कई सारे नाम हैं। हिंदी है, इसे ही हिंदी, हिंदवी और हिंदुई के नाम से पहले जाना जाता था और आज भी इसको हिंदी ही कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र भारत का दिल है और इसके भारत में बस जाने से भारत की शान, जीवंतता और तेजस्विता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा अगर हम हिंदी को नहीं मानेंगे। यह एक व्यापक भूभाग की भाषा है और इसका क्षेत्र जो है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत समझा जाता है। का जो क्षेत्र है वह बहुत ही विकसित समझा जाता है। तो यहाँ तक है, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बात होगी। तो आप लोग इतना पढ़ें, अपना जो घर है वहाँ पर सेफ रहें और अपनी बातों को सुनते रहें, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों, आपका आभार।